नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 और हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का कोड ए का पेपर सॉल्व। तो इसमें हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। तो सब्जेक्टिव जो कंज्यूमर है वो किस अर्थव्यवस्था में होती है, तो हम जानते हैं कि जो फ्री इकोनॉमी होती है, मुक्त अर्थव्यवस्था होती है, उसमें उपभोक्ता की प्रभुता होती है। तो इसका आंसर होगा बी, मुक्त अर्थव्यवस्था। नाउ सेकंड क्वेश्चन है जब मांग वक्र ओ एक्स के समानांतर होता है तब मांग की लोच होती है। When the demand curve is parallel to O axis then elasticity of demand will be। तो जब मांग वक्र ओ एक्स के समानांतर होता है तो जो मांग की लोच है वो अनंत होती है, इनफिनिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है जब उत्पादन स्तर शून्य होता है उस समय परिवर्तनशील लागतें होती हैं। जब उत्पादन स्तर यानी प्रोडक्शन लेवल 0 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो उत्पादन के साथ साथ घटती या बढ़ती है। प्रश्न नंबर 4 है पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु की कीमत है वो वस्तु की मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई दोनों के द्वारा होती है। तो आंसर बनेगा सी, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है। बाजार कीमत जो होती है, मार्केट प्राइस जो होता है वो अति अल्पकाल में निर्धारित होता है, वेरी शॉर्ट रन में डिसाइड होता है। तो आंसर बनेगा सी, इन द वेरी शॉर्ट रन। जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तब कुल उत्पादन होता है। जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो कुल उत्पादन है वो भी क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है। ऑप्शन आएगा डी। जब सीमांत आगम MRN, मार्जिनल रेवेन्यू MRN, इसका राइट जो फॉर्मूला है वो है TRN माइनस TRN माइनस 1। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की मांग कम होने पर उसकी संतुलन कीमत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि मांग से पहले बोला गया है तो प्राइस के साथ मांग का डायरेक्ट रिलेशन होगा। मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, मांग कम होगी तो कीमत भी कम हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वस्तु की कीमत में मांग के बीच कैसा संबंध पाया जाता है। अब यहाँ पे कीमत से पहले आ गया, मांग बाद में आ गया, तो रिलेशन बढ़ेगा नेगेटिव, ऋणात्मक। तो वस्तु की कीमत और मांग के बीच नेगेटिव संबंध होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है और एक उसका लॉजिक दिया गया होता है। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक का स्टेटमेंट से कोई संबंध है या नहीं है। तो स्टेटमेंट हमारी है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए का एक पहलू नहीं है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि इसका पहलू होता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। इकोनॉमी चाहे कैसी मर्जी हो, उसकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको फेस करना पड़ता है। तो डी आंसर जो है, अभिकथन ए असत्य है लेकिन तर्क आर सत्य है। अब इसमें अति लघुतात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली मैंने मेरे चैनल पे सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग वीडियो में स्पष्ट किए हैं पहले से, तो आप उनको देख सकते हो। उनसे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे मांग में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, मांग वृद्धि के 3 कारण बताइए। तो ये सभी क्वेश्चंस वहां आपको इजिली मिल जाएंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से वास्तविक व आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जिसमें ये बताया जाता है कि क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, जबकि नॉर्मेटिव में बताया जाता है कि क्या होना चाहिए। हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा जो मेन मोटिव है वो शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। अब उन्हीं को सॉल्व करेंगे। नाउ बी जो है इसका पार्ट, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित छोटे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। शेष विश्व क्षेत्र वह होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो होता है वो सेक्टर होता है जिसमें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को शामिल करते हैं। तो आयात और निर्यात करता है, डी इसका राइट आंसर होगा। किसी देश की मुद्रा कुल मात्रा में शामिल होता है, तो किसी देश की कुल मुद्रा निकालते हैं हम तो उसमें हम करेंसी, सिक्के और बैंक जमा को शामिल करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है।
यदि एमपीसी 0 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा? यदि एमपीसी 0 है तो गुणक का मूल्य 1 होगा, तो गुणक का मूल्य 0, गुणक का जो मूल्य है वो 1 और अनंत के बीच रहता है। यदि एमपीसी 0 है तो गुणक का मूल्य 1 होगा। लाभ की आशा से प्रेरित होकर किया गया निवेश, जब हम ये सोचते हैं कि निवेश करने से लाभ होगा तो उसको हम प्रेरित निवेश बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सरकार की गैर कर योग्य आय का एक प्रमुख स्रोत, अर्थात सरकार को आय हो रही है लेकिन करों से नहीं हो रही, तो उसमें दोनों आएंगे, फीस, लाइसेंस एंड परमिट, क्योंकि दोनों ही कर नहीं है बल्कि नॉन टैक्सेबल इनकम है। प्राथमिक घाटा जो होता है वो राजकोषीय घाटा और ब्याज का अंतर होता है, तो इसका जो राइट आंसर वो ए है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। वस्तु एवं सेवा कर, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, स्टेटमेंट दी हुई है जेबीसी ने। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम हम सब जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 27वां क्वेश्चन है, अभिकथन तथा तर्क को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात का मूल्य शून्य होता है, बिल्कुल सही है। क्लोज इकोनॉमी वो होती है जिसमें आयात और निर्यात नहीं होते। एक बंद अर्थव्यवस्था में बाकी दुनिया से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, ये बिल्कुल राइट, दोनों स्टेटमेंट सही है। अभिकथन ए तथा तर्क आर दोनों सत्य है, तथा तर्क आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ए ऑप्शन होगा इसका। निम्नलिखित के सूत्र लिखिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति। तो एवरेज परमिशन टू कंज्यूम, मार्जिनल परमिशन टू कंज्यूम और एवरेज परमिशन टू सेव, इन तीन के फॉर्मूले बताने हैं। हम इनको नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे आगे, तो हमारा टॉपिक यहीं स्टार्ट होता है। थैंक यू।